तो बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास के थर्ड लेक्चर में पहुंच चुके हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम। कंटिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है। तो इससे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो सेंटर ऑफ मास के लिए जो भी वो सिस्टम चूज करते हैं, वो सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। पहला डिस्क्रीट सिस्टम और दूसरा होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। तो पार्टिकल के आधार पर जो है सिस्टम होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं डिस्क्रीट सिस्टम और एक होता है कंटिन्यूअस सिस्टम। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा सिस्टम डिस्क्रीट है और कौन सा सिस्टम कंटिन्यूअस है। तो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए यहाँ पे हम लोग को देखनी पड़ती है तीन चीजें या मुख्य रूप से दो चीजें। नंबर वन, इस सिस्टम के अंदर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो फाइनाइट पॉइंट पार्टिकल के रूप में होता है। फाइनाइट पॉइंट पार्टिकल। तो नंबर एक, जो हमारा डिस्क्रीट, यदि किसी सिस्टम के अंदर मास फाइनाइट पॉइंट पार्टिकल के रूप में हो और जितने भी पॉइंट पार्टिकल हैं उन सब का मास भी फाइनाइट होना चाहिए। मास होना चाहिए फाइनाइट, फाइनाइट में निश्चित होना चाहिए। और जो इसका थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, जितने भी आपको पॉइंट पार्टिकल दिखाई देंगे उन सभी पॉइंट पार्टिकल का वेक्टर पोजीशन, ये देखिए वेक्टर पोजीशन, ये तीनों का तीनों डिफाइन होना चाहिए। यदि किसी सिस्टम में यदि ये तीनों का तीनों शर्त लागू हो रहा है, फाइनाइट पॉइंट पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट पार्टिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा जितने भी पॉइंट पार्टिकल होंगे सभी पॉइंट पार्टिकल के मास फाइनाइट होंगे, और थर्ड नंबर कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट पार्टिकल हैं सभी के वेक्टर पोजीशन डिफिनेट है, डिफाइन है। तब ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सिस्टम। जैसे हम लोग अभी जितना भी एग्जांपल ले रहे थे कि हमारे पास एक मास पॉइंट ए पर है, दूसरा मास पॉइंट बी पर है, तीसरा मास पॉइंट सी पर है, और ए का जो है मास है m1, बी का मास है m2, सी का मास है m3, कुछ इस प्रकार से। और हम लोग जो है ए का पोजीशन वेक्टर यहाँ से बता रहे थे r1, बी का पोजीशन वेक्टर यहाँ से बता रहे थे r2 और सी का पोजीशन वेक्टर बता रहे थे r3। ये हो गया r2 वेक्टर, ये हो गया वेक्टर r1 और ये हो गया वेक्टर r3। तो ये तीन पार्टिकल से मिल के जो हमारा सिस्टम बना है, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे क्यों डिस्क्रीट सिस्टम। टोटल मास m1 m2 प्लस m3, टोटल मास जो है तीन पॉइंट पार्टिकल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सभी पॉइंट पार्टिकल के मास ही फाइनाइट है, और जितने भी यहाँ पे हमको पॉइंट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं सबका वेक्टर पोजीशन भी आप लोग आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर आता है यहाँ पे हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम। तो कोई भी सिस्टम कंटिन्यूअस सिस्टम कब कहलाएगा, तो देखिए इसके लिए शर्त क्या है। नंबर वन, यदि किसी सिस्टम के अंदर मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एलिमेंट के फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में, मतलब यहाँ पे कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि m1 का मास इतना है, m2 का मास इतना है, m3 का मास इतना है, यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में होता है, मतलब डेल्टा m के फॉर्म में होता है, डेल्टा m1, डेल्टा m2, डेल्टा m3, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया पहला कंडीशन। सेकेंड कंडीशन रहता है कि जितने भी मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब के सब जो है कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए एक हमारा मास ए यहाँ पे है, ठीक है, सेकेंड मास जो है यहाँ पे है, थर्ड मास जो है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपके जितने भी एलिमेंटल मास हैं वो सब के सब कंटिन्यूअस फॉर्म में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, मतलब एक के बाद एक जो है सजे हुए रहते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ये हो गया इसका दूसरा कंडीशन। और जो तीसरा कंडीशन है कंटिन्यूअस मास सिस्टम का, थर्ड नंबर, कि हम लोग जो है ऐसे सिस्टम का डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। यदि डेंसिटी डिफाइन हो रहा है तो हमारा सिस्टम हो जाएगा कंटिन्यूअस। मतलब
यदि किसी सिस्टम में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंटल फॉर्म में कंटिन्यूअस हो और साथ ही उस सिस्टम के डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तब ऐसे सिस्टम को कहा जाता है कंटिन्यूअस सिस्टम। जैसे हम लोग बात करते हैं रॉड, ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक छड़ है, तो ये छड़ बहुत सारे छोटे छोटे मास से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। यदि हम इसको छोटा छोटा देखिए पार्टिकल में तोड़ लें, इस प्रकार से छोटे छोटे डेले में तोड़ लेते हैं, एलिमेंटल मास में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सारे के सारे मास जो हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार से जो है रखे हुए हैं। यानी कि एलिमेंटल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, डेल्टा एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस होता है, और साथ ही जो इसका हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यदि कोई सिस्टम ऐसा है तो इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। जैसे रॉड, प्लेट, ठीक है, सर्कल, ऐसा कोई भी सिस्टम आएगा तो उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस। तो अब आज हम लोग चलते हैं इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालें। तो कंटिन्यूअस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालने से पहले, चूंकि हमने बोला यहाँ पे कि कंटिन्यूअस सिस्टम का डेंसिटी डिफाइन है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। क्योंकि डेंसिटी डिफाइन हो जाती है तो सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम 50% आधा सोल्व हो जाता है। तो देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम लोग डेंसिटी को डिफाइन करेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। और हमारे नेचर में जो जितने भी मासेस होते हैं या फिर जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं हमारे नेचर में, वो कुल 3 डायमेंशन वाले होते हैं। 1 डायमेंशन सिस्टम, 2 डायमेंशन सिस्टम और 3 डायमेंशन सिस्टम। तो देखते हैं 1 डायमेंशन सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो कब अप्लाई करेंगे, 2 डायमेंशन का कब अप्लाई करेंगे और 3 डायमेंशन का कब अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1D सिस्टम, 1 डायमेंशन सिस्टम। तो 1 डायमेंशन सिस्टम का के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस है, हो सकता है कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो, लेकिन कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। और वो जो है एक लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लाइन कर्व भी हो सकता है या लाइन फ्लैट भी हो सकता है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशन सिस्टम, ठीक है। मतलब वैसा सिस्टम जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग लाइन, ठीक है, अलोंग लाइन हो, और जिसका जो ट्रांसवर्सल डायमेंशन होगा, मतलब जिसकी जो मोटाई होगी वो नेग्लिजिबल होगी। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशन सिस्टम। अब 1 डायमेंशन सिस्टम में जो डेंसिटी होती है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। क्यों? क्योंकि मास जो है ना एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए यहाँ पे जो 1 डायमेंशन सिस्टम का जो मास डेंसिटी होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब लीनियर मास डेंसिटी का जो डेफिनेशन है वो होता है मास, टोटल सिस्टम का मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये जो है हम लोग जो है लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा से दिखाते हैं। अब ये जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं लैम्डा इक्वल टू मास बटे ये लेंथ हो जाएगा, लेंथ मास बटे लेंथ जो लिखे ये एवरेज है, ठीक है। ये हमें नहीं बताता है कि किस पॉइंट पे मास ज्यादा है, किस पॉइंट पे मास कम है, किस पॉइंट का जो मास डेंसिटी बिल्कुल नहीं है, 0 नहीं है, ठीक है। ये कुछ बताता ही नहीं है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, ये एवरेज बताता है, ठीक है। टोटल मास को सिस्टम के टोटल लेंथ से आप डिवाइड कर दीजिए तो हमें मिल जाता है लीनियर मास डेंसिटी। तो हम एवरेज पे नहीं, हमें एग्जैक्ट लोकेशन का डेंसिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास कोई भी, सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, डिस्क है ये हमारे पास, तो डिस्क तो 2D में आ गया, हम लोग कोई 1 डायमेंशन का उठाते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक ये आर्क है, एक जो है वायर है जो आर्क के डायमेंशन में इस प्रकार से रखा हुआ है। अब हमें पता करना है, ये देखिए ए से बी केवल इतना दूर का जो है मास कितना होगा और मास डेंसिटी कितना होगा, तो ये एवरेज है। हो सकता है इतना दूर का मास बहुत कम हो,
यहाँ का मास बहुत ज़्यादा हो, यहाँ का मास जो है हो ही नहीं, जैसे यहाँ की हम लोग बात करते हैं यहाँ का मास क्या है, 0 है, तो ये यहाँ से नहीं निकलेगा, ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ से नहीं निकलेगा। ये बोलता है ना कि हर जगह सेम है, ये देखिए हर जगह सेम है, एवरेज का मतलब यही होता है। तो हमारा जो लैम्डा है यदि वो कांस्टेंट नहीं है तो हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस किस में याद कीजिए, औसत वेग, क्या लिखते थे हम लोग, कुल दूरी, औसत वेग है कुल विस्थापन और बटा कुल से। तो यहाँ भी हम लोग को पता नहीं चलता था कि कौन सी पार्टिकल कहाँ पे किसका जो वेलोसिटी है वो 0 है, कहाँ पे उसका वेलोसिटी मैक्सिमम है, कहाँ पे उसका वेलोसिटी लो है, तो ये एवरेज से पता नहीं चलता। तो हम लोग को निकालना पड़ता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी सिंगल पॉइंट पे वेलोसिटी कितना। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, इसको लिखा जाता था v वेक्टर v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, और इसको लिखते थे डेल वेक्टर r बटा डेल इंटू टी। तो हमारा बन जाता था v बराबर dr बटा dt। एक हमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होता था, और यही डिफरेंशियल इक्वेशन इंस्टेंटेनियस पॉइंट के जो भी प्रॉपर्टी होता है उसको बताता है। जैसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इंस्टेंट पॉइंट पे वेलोसिटी का प्रॉपर्टी बता रहा है कि जो है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या। तो सेम कंडीशन देखिए हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, लैम्डा इक्वल टू लिमिट, ये जो लेंथ है ये 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, और एलिमेंटल मास डेल m बटा डेल l, तो ये हमारा बन जाता है लैम्डा इक्वल टू dm बटा dl, कुछ इस प्रकार। और यही है लीनियर मास डेंसिटी dm बटा dl। यदि हमको मास निकालना है तो यहाँ से हम लोग मास निकाल सकते हैं। ये देखिए क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू लैम्डा dl हो जाएगा, और इसको यदि इंटीग्रेट कर दें, मास निकालना है तो जो है इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dm का, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डॉट dl। और इसका जो लिमिट है वो डिपेंड करता है हमारा जो भी ज्योमेट्री है हमारे सिस्टम का, उस सिस्टम के ज्योमेट्री पे ये जो है लिमिट का वैल्यू डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा लीनियर मास डेंसिटी, लाइन के अलोंग जो है मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सेकेंड नंबर पे आता है हमारा देखिए 2D सिस्टम, 2 डायमेंशन सिस्टम। तो 2D जो है किसे कहते हैं, तो कहता है ना कि यदि मास का डिस्ट्रीब्यूशन इस बार अलोंग लाइन नहीं होगा, इस बार होगा अलोंग सरफेस, ठीक है, सरफेस के अलोंग जो है मास किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस के किस पॉइंट पे मास ज्यादा है, किस पॉइंट पे मास कम है। यदि ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो और जिसमें यह मानकर चला जाता है कि सरफेस की जो मोटाई है, जो डेप्थ है, वो नेग्लिजिबल है, तो इस प्रकार के सिस्टम को हम लोग कहते हैं 2D सिस्टम। मास डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग सरफेस, और सरफेस का जो डेप्थ है वो है नेग्लिजिबल। तो ये हो गया हमारा 2D सिस्टम। तो हम लोग को यहाँ पे अब 2D सिस्टम में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो मास डेंसिटी होता है, इसको हम लोग कहते हैं सरफेस मास डेंसिटी। सीधी सी बात है, सरफेस के ऊपर में जो है हमारा पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे हम लोग का जो मास डेंसिटी निकलेगा वो हो जाएगा सरफेस मास डेंसिटी। और जैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए थे लीनियर मास डेंसिटी को मास पर यूनिट लेंथ, उसी प्रकार जो है एवरेज सरफेस मास डेंसिटी को डिफाइन किया जाता है मास पर यूनिट एरिया, यानी कि और मास और जो सरफेस मास डेंसिटी है इसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से। तो देखिए, तो एवरेज मास डेंसिटी बराबर होता है मास पर यूनिट एरिया। फिर से एवरेज है तो सरफेस से किस पॉइंट पे ज्यादा मास है, किस पॉइंट पे मास का वैल्यू कम है, किस पॉइंट पे मास है ही नहीं, हमें पता नहीं चलेगा, हमें एग्जैक्ट पॉइंट का मास डेंसिटी चाहिए। तो फिर से यहाँ पे लगाना पड़ेगा लिमिट, तो लगाते हैं हम लोग लिमिट। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, लिमिट पुट कीजिए जहाँ पे एरिया जो है हमारा 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो एलिमेंटल मास डेल एम बटा एलिमेंटल एरिया डेल। तो यहाँ से हमें मिल जाता है सिग्मा का नया डिफरेंशियल फॉर्म में इक्वेशन dm बटा
डी। ये और ये होता है सरफेस मास डेंसिटी पर यूनिट एरिया में जितना मास होगा उसी को हम लोग कहते हैं। और यदि हमको यहाँ से मास निकालना रहे, ठीक है, सरफेस के किसी फिक्स एरिया में टोटल कितना मास है, तो आप इसको जो इंटीग्रेट कर दीजिए, m इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm और इक्वल टू यहाँ से यदि इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाले, dm का वैल्यू निकाले, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा d, सिग्मा इंटू डी। जहाँ फिर से देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो लिमिट हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा जो सिस्टम है उसकी ज्योमेट्री। तो ये हो गया हमारा सरफेस मास डेंसिटी। थर्ड नंबर पे जो आता है, अब हमारा मास को हमने लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट करा दिया, वन डायमेंशन, केवल सरफेस के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट कराया, सरफेस टू डायमेंशन। अब जो है ना पूरा, ठीक है, पूरे के पूरे वॉल्यूम में मास को डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, केवल लाइन के अलोंग या फिर सरफेस के अलोंग नहीं। तो जैसे एक है ना गोला, उस गोला के अंदर जितना भी स्पेस है सब जगह मास को डिस्ट्रीब्यूट करा दो। तो इस बार जो है मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अलोंग, अलोंग वॉल्यूम है। तो यहाँ पे जो हम लोग को डेंसिटी देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। और वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम लोग जो है हमेशा डिफाइन करते हैं पीछे की तरह मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लोग शो करते हैं रो से। फिर से एवरेज है, हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए एग्जैक्ट पॉइंट का, तो फिर से लिमिट लगाएंगे, रो इक्वल्स टू लिमिट टेंस टू वॉल्यूम टेंस टू 0 इनटू एलिमेंटल मास डेल m बटा एलिमेंटल वॉल्यूम डेल v। तो यहाँ से जो है हमारा रो इक्वल टू निकल जाता है dm बटा dv। ये देखिए ये हमारा निकल गया वॉल्यूम मास डेंसिटी बराबर dm बटा dv। हमें चाहिए मास, ठीक है, तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे dm को फुल ज्योमेट्री के ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए मेरा क्या निकल जाता है वैल्यू, रो डॉट dv, रो डॉट, ये हो गया हमारा मास। तो हम लोगों ने सिस्टम देखा, डिस्क्रीट सिस्टम क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि कंटिन्यूअस सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि मास डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जो है हमारे 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। ये 3D सिस्टम, 1 डायमेंशन सिस्टम, 2 डायमेंशन सिस्टम, 3 डायमेंशन सिस्टम। यदि मास का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अलोंग हो तो लीनियर मास डेंसिटी या 1 डायमेंशन सिस्टम। यदि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस के अलोंग हो तो 2 डायमेंशन सिस्टम। और यदि फुल वॉल्यूम में हो तो उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और वो टॉपिक है कि जो हमारा कंटिन्यूअस सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं। मानेंगे हम लोग कि हमारे पास जो है एक सिस्टम है, कैसा भी आर्बिट्ररी सिस्टम दे सकता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार का जो है हमारे पास एक 3D सिस्टम है, ठीक है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग एक जनरल केस लेते हैं 3 डायमेंशन का वॉल्यूम का। तो हमें निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास, तो कैसे निकालेंगे। तो हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था कि सेंटर ऑफ मास एक वेटेज एवरेज है, ठीक है, वेटेज एवरेज है। और वेटेज एवरेज कैसे निकाला जाता है उसका पूरा का पूरा प्रोसेस हमने पहले लेक्चर में देखा था, ठीक है। उसी का हम लोग यूज करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे। तो जब बात कंटिन्यूअस की आती है तो हम लोग करते क्या है ना कि ये जो कंटिन्यूअस सिस्टम है इसको पहले ना बस स्प्लिट करो, छोटे छोटे डेंसिटी में स्प्लिट करो। जैसे मान लेते हैं यहाँ का डेंसिटी मान लेते हैं रो है, और मान लेते हैं कि रो जो है पूरे सिस्टम में कंफर्म नहीं है, ठीक है, रो फंक्शन है पोजीशन का। ये देखिए रो जो है हमारा फंक्शन है किसका, पोजीशन। तो इस डेंसिटी का पोजीशन ये देखिए हो गया वेक्टर r1, मतलब वेक्टर r1 पर का इसका जो डेंसिटी है वो रो r1 के फंक्शन में। कोई और दूसरा पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे छोटा सा ये dv है, ठीक है, ये जो है छोटा सा जो है
ये डेल्टा वी है, छोटा सा वॉल्यूम हमने एक और लिया डेल्टा वी, ठीक है। यहाँ का जो डेंसिटी है वो हो जाएगा रो इनटू वेक्टर आर, यदि इसका पोजीशन वेक्टर आर। अब इसका मतलब समझिए, रो और ब्रैकेट में लिखे हैं R1, मतलब ये जो हमारा डेंसिटी है वो R1 के फंक्शन के रूप में कांस्टेंट नहीं है। यहाँ का डेंसिटी कुछ और हो सकता है, यहाँ का डेंसिटी कुछ और हो सकता है, यहाँ का डेंसिटी कुछ और हो सकता है, तो डेंसिटी जो है कंटिन्यू चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं। तो देखिए, तो हम लोग पढ़ चुके हैं जो सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन I इक्वल टू 1 to m वेक्टर ri इनटू में वेक्टर m, समेशन ऑफ mi, जहाँ i का वैल्यू 1 से लेके n तक जाता है। हमने इसको जो है पूरा डिराइव किया था, ठीक है, पहले लेक्चर में जाकर के। यदि ये कैसे आता है तो आप लोग उस लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट लेक्चर। तो अब हमको चाहिए यहाँ से मास, ठीक है, ith पार्टिकल का, मतलब ढेर सारे यहाँ पे देखिए पॉइंट पार्टिकल है, उसमें से किसी एक पार्टिकल का हमको मास चाहिए। तो अभी हमने देखा था, ठीक है, मास बराबर क्या होता है, तो डेल्टा m को हम लोग लिख सकते हैं क्या, रो इनटू पोजीशन ऑफ ri, इनटू में लिख सकते हैं डेल्टा v। क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को निकालना है ये जो छोटा सा पॉइंट हमने कट किया है, एलिमेंटल जो पार्ट कट किया है, इसमें टोटल मास कितना है। और हमने देखा था कि मास इक्वल टू होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो इसी का यूज हमने यहाँ पे किया है कि डेल्टा mi बराबर हो जाएगा रो इनटू हो जाएगा वॉल्यूम डेल्टा। ये देखिए वॉल्यूम डेल्टा, तो इसको हम लोग पुट करते हैं यहाँ पे, तो देखिए क्या निकलता है, RC इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to m पोजीशन वेक्टर ri इनटू mi देखिए हमारा ये हो जाएगा रो इनटू पोजीशन वेक्टर ri इनटू डेल्टा v इनटू i। ये देखो यहाँ पे आया बटा समेशन ऑफ, फिर से डेल्टा m रो इनटू वेक्टर i डेल्टा v। ये देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं लिमिट, ठीक है, हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगेगा लिमिट। लिमिट क्या लगाएंगे, ये जो i है, ये देखिए, ये जो i थी हमको जो है ना इतना बड़ा वॉल्यूम को एक छोटा सा पॉइंट बनाना है, मतलब ये डेल्टा भी जो भी इतना बड़ा हम लोग लिए हैं इसको 0 की ओर टेंस करवाना पड़ेगा। लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट क्या लगा रहे हैं, सबसे पहला लिमिट है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो 0 की ओर जा रहा है, ठीक है, मतलब इतना बड़ा वॉल्यूम का हमको जरूरत नहीं है। इतना बड़ा वॉल्यूम हम लोग लिए हैं तो हो सकता है यहाँ का डेंसिटी कुछ और हो, यहाँ का डेंसिटी कुछ और हो, यहाँ का डेंसिटी कुछ और हो, यहाँ का डेंसिटी कुछ और है, तो हमको एक पॉइंट चाहिए, एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए। तो एग्जैक्ट पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके वॉल्यूम को अप्रॉक्स 0 के बराबर कर देते हैं। और जो सेकेंड होगा, जो हम लोग ये n लिख रहे हैं, ये n वहाँ पे फाइनाइट था, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, लेकिन यहाँ पे देखिए n फिक्स नहीं है, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो फिक्स नहीं है, तो m टेंड्स टू इनफाइनाइट। और जब इस दोनों लिमिट को यहाँ पे हम लोग लगाते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो बन जाता है, ये चेंज होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर r इनटू रो वेक्टर r इनटू dv बटा इंटीग्रेशन ऑफ रो इनटू वेक्टर r इनटू। ये देखिए, अब इस इंटीग्रेशन का जो लिमिट है वो डिपेंड करेगा ज्योमेट्री पे, लेकिन ये मेरा जनरल फॉर्मूला नहीं है। ये देखिए हम लोग क्या किए हैं, केवल रो 3D के लिए किए हैं, हमको और जनरल चाहिए, तो और जनरल के लिए हम लोग जानते हैं, ये देखो रो डॉट dv, अभी देखे रो डॉट dv क्या होता है, रो डॉट dv एलिमेंटल मास होता है, तो चूंकि रो
डॉट डी भी इक्वल टू क्या होता है dm, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ से निकलता है देखिए सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ r डॉट dm और बटा इंटीग्रेशन ऑफ ये, और जहाँ इंटीग्रेशन का हमारा जो लिमिट है वो डिपेंड करेगा सिस्टम के। तो कुछ इस प्रकार से जो है कंटिन्यूअस सिस्टम का पूरा हम लोग को निकालना पड़ता है। सेंटर ऑफ मास निकालने का टोटल मेथड है, तो हमको हर बार इतना नहीं करना पड़ेगा, हम लोग जो है डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम बट इंटीग्रेशन डी एम, और आसानी से टफ या फिर आसान सवालों को सोल्व करेंगे। और क्वेश्चन को और आसान करना है तो इस एलिमेंटल मास जैसा हमारा सिस्टम देखो उस सिस्टम के लिनियर डेंसिटी में चेंज करके यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लगाएंगे या फिर अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी होगा। तो कैलकुलेशन कैसे इजी होता है, इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।